अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर चुके थे पिछले लेक्चर्स में। होपफुली आप लोग काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, चूँकि ये काफ़ी कंसेप्चुअल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर करने होते हैं हर एक पॉइंट के हवाले से। उम्मीद यही रखता हूँ कि आप लोग इन लेक्चर से काफ़ी खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, and hopefully it will be much better, easier way for you if you can understand it. Chapter number 4, electromagnetic induction। मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जिसमें फेराडे लॉ, लेंज लॉ हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जो उसका बेसिक टॉपिक है, उनमें किस किस मेथड पे हम इंड्यूसमेंट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट पैदा कर सकते हैं। इस तरह के हम सारे प्रोसेस देखे। इमोशनल ईएमएफ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। सबसे पहले यह है कि ये नाम से ज़ाहिर है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मीन्स इन अ पेयर, इन अ कपल। इन अ पेयर मीन्स कोई जोड़े में हो, इन अ पेयर ऑफ टू हो, म्यूचुअल। सेल्फ नाम से ज़ाहिर है, सेल्फ मीन्स जो खुद हो रहा हो, जो सेल्फ हो, जो खुद एक काम खुद हो रहा है, वो सेल्फ है। म्यूचुअल मीन्स दो चीज़ें जो एक की वजह से दूसरे में हो रहा हो। इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यही म्यूचुअल इंडक्शन का एग्जाम्पल ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एग्जाम्पल्स मेथड्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको ये समझ आ गया होगा। इंडक्शन मीन्स यहाँ पे हम इंडक्शन कर रहे हैं, मीन्स इंड्यूसमेंट कर रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहे हैं, करंट इंड्यूस्ड कर रहे हैं। अब उसमें इंड्यूसमेंट करना कैसे करना, उसमें ज़्यादातर कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब इसमें मज़ीद दो मेथड्स हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। जैसे कि ये नाम से ज़ाहिर है कि व्हेन अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, व्हेन अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल induces an EMF in another nearly coil, and this coil induces an EMF in the other nearly coil, it is called mutual induction। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। कि अगर एक कॉइल में चेंजिंग ऑफ करंट के चेंज करने से साथ वाले कॉइल में इंड्यूसमेंट हो, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम दो डायग्राम से कह सकते हैं। एक डायग्राम ये है, एक इसके बाद ड्रा करते हैं। ये हमारे पास कोई भी एक कॉइल आप समझ ले। कॉइल से मतलब मीन्स जो सोलेनॉइड हमने पढ़ा था कि कोई तार है, उसको आप यूँ लपेट ले, जब उसको आप लपेटते हो, जब स्ट्रेट वायर को आप किसी चीज़ के ऊपर लपेटते हो, उसी चीज़ को हम सोलेनॉइड कहते हैं। या फिर डायरेक्ट अगर आप करना चाहें, डायरेक्ट ये है कि इसी कॉइल को, ये आपके पास एक कॉइल है, एक कॉइल आपके पास ये है। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी पीछे लेक्चर में भी कर चुके हैं। अब ये कॉइल का ये मतलब है कि उस तार को यूँ लपेटना, यूँ लपेट कर उसको फिर किसी भी सोर्स गैल्वानोमीटर से कनेक्ट करना, वो अलग बात है। एक ये इस तरह है। एक ये है कि कोई भी वुड हो, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो, उस इंसुलेटिंग मटेरियल पर आप तार यूँ लपेटते हो। इस तार का लपेटना, उसको हम कहते हैं वाइंड करना, वाउंड करना। ये सारे इसके लफ्ज़ हैं। तो ये भी एक मेथड है कि ये कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके ऊपर हम कोई भी एक आम खास वायर, जिसको हम कॉइल कहते हैं, उस कॉइल को हम इसके ऊपर यूँ वाउंड करते हैं। इसी तरह ये कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके ऊपर हमने एक वायर वाउंड किया है, जिसको हम नाम देते हैं कॉइल का। तो आप इस तरह का कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर ले, या डायरेक्ट आप कहे कि एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, दोनों इजी मेथड है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर एक कॉइल के साथ हम एक स्विच लगा लें,
और उसके साथ उसे हम कोई एक सोर्स दे दे, सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ वोल्टेज के कोई सोर्स लगाकर बैटरी सेल, उसकी वजह से इस सर्किट में करंट का फ्लो करना, यह हमारे पास क्या है, कोई भी एक सोर्स है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि एक और कॉइल है जिस कॉइल के साथ हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर कनेक्ट करते हैं। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि इस गैल्वानोमीटर को आप इस फॉर्म में कनेक्ट कर लें, या बाय बुक आप इसको, बुक में इस डायग्राम को इस तरह कनेक्ट किया है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक मेथड ये है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक मेथड ये है। अगर यहाँ पर इन कॉइल के टर्मिनल्स यहाँ पर हो तो इसको आप यहाँ पर गैल्वानोमीटर मींस कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर इन कॉइल को आप किसी और मेथड से, जिसको हम करते हैं कि इस तरह अगर आप उसको वाउंड करते हैं, फिर एक टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट करते हैं या एक को यहाँ से कनेक्ट करते हैं, इस तरह भी आप इसमें गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों इसके मेथड्स हैं। अगर इसी चीज़ को आप इस तरह ड्रा कर लें तो ये कोई भी कॉइल है, इसके साथ आप एक स्विच कनेक्ट कर लें, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा। दूसरा कॉइल है, उसके साथ आप कोई भी एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर लें। इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट इस म्यूचुअल इंडक्शन में ये है कि ये जो कॉइल है, इस वाले कॉइल के साथ हम एक और चीज़ लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रियोस्टेट। इसको हम कहते हैं रियोस्टेट। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखो, हम यहाँ पर एक और चीज़ लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रियोस्टेट। आप इसको इस फॉर्म में लगाए या इसको आप इस तरह लगा लें। ये दोनों मेथड्स हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वो कॉइल जिसके साथ सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट हो, ये स्विच है, की भी कहते हैं, स्विच भी कहते हैं। वो कॉइल जिसके साथ सोर्स कनेक्ट हो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। वो कॉइल जिनके साथ सिर्फ गैल्वानोमीटर कनेक्टेड हो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो हमारे पास दो कॉइल है, एक कॉइल हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, एक कॉइल हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल। अगर इसी चीज़ को हम इस डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। तो दो कॉइल है हमारे पास, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। यही एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मेथड्स में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। चूंकि यहाँ पर इसको कुछ डिटेल से हम करेंगे, वो ये है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। जैसे ही हम यहाँ पर सोर्स देंगे, अब यहाँ पर यही स्विच हमारे पास क्या है, ये ओपन है, ये स्विच ओपन है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई बटन बंद हो तो हम कहते हैं ये बटन बंद है, लेकिन इसको जब हम इस फॉर्म में देखते हैं, सर्किट के फॉर्म में देखते हैं, हम कहते हैं कि ये स्विच ओपन है। मीन्स यहाँ के अगर सोर्स भी आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि स्विच ओपन है। अगर करंट पास भी हो तो करंट यहाँ से निकल रहा है, करंट ज़ाया हो रहा है, करंट को पाथ नहीं मिल रहा, करंट को फ्लो नहीं मिल रहा, करंट को रास्ता नहीं मिल रहा। तो इसलिए इस की को, इस स्विच को अगर हम क्या कर ले, इसको अगर हम क्लोज कर ले, जैसे ही इस स्विच को हम क्लोज करेंगे तो करंट को पाथ मिल जाएगा। जैसे ही करंट को पाथ मिलेगा तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा, करंट। जैसे ही करंट इस कॉइल में आता है, हमें पता है कि यहाँ पर फील्ड बनता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एक फील्ड बनता है। इस फील्ड की वजह से जो नियर बाय, करीब में हमने एक और कॉइल रखा है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इस फील्ड की वजह से ये फील्ड इस कॉइल पे इफेक्ट होगा,
इस फील्ड की वजह से इस कॉइल में भी ये फील्ड आ जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं दो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर हम करीब रखते हैं तो ये मैग्नेट इसको एकदम अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट इस मैग्नेट के फील्ड में इंटर हो चुका है। तो अगर इस कॉइल को हम इसके करीब रखा हुआ है तो इसके फील्ड की वजह से ये फील्ड यहाँ पर भी आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, इंड्यूसमेंट होती है, जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड होता है इस फील्ड की वजह से, इस प्राइमरी कॉइल की वजह से, इस प्राइमरी सर्किट की वजह से, ये हम लेंस लॉ में पढ़ चुके हैं कि जिस वजह से यहाँ पर इंड्यूसमेंट होती है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट जिस वजह से होती है वो इंड्यूसमेंट हमेशा क्या होती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये डायरेक्शन अपोजिट होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो गैल्वानोमीटर है ये स्टार्ट में रेस्ट में था, रुका हुआ था, स्टेशनरी था। जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच क्लोज किया है, जिस वजह से करंट को पाथ मिला, करंट फ्लो हो गया। इस सर्किट में हम देख रहे हैं करंट के फ्लो करने से फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड की वजह से ये जो करीब रखा हुआ सेकेंडरी कॉइल है, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही ये डिफ्लेक्शन करता है, चूंकि ये ईएमएफ मुसलसल यहाँ पर एकदम पैदा होता जाता है, तो ये डिफ्लेक्शन जो होगा गैल्वानोमीटर का उसको हम कहते हैं कि इट्स डिफ्लेक्शन इज मोमेंटरली, मीन्स ये डिफ्लेक्ट होता जा रहा है। इस डिफ्लेक्शन का ये मतलब है, चूंकि ये गैल्वानोमीटर ये ज़ाहिर करता है कि इस सर्किट में करंट है, चूंकि ये करंट को डिटेक्ट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर करंट भी इंड्यूस्ड हो चुका है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो मकसद बताने का ये है कि इस प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूसमेंट होना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होना, करंट इंड्यूस्ड होना, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में वक्त के साथ, रेट मीन्स विद टाइम, चेंज ऑफ करंट, करंट का चेंज करना मीन्स फ्लक्स का चेंज करना, उसके साथ क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में जो हम करंट चेंज कर रहे हैं विद टाइम, उससे जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में चेंज आएगा, उसमें जो इंड्यूसमेंट होगा, या फिर when a changing current in one coil, the changing current in one coil induces an EMF in another coil, it is also called mutual induction. इसी चीज़ को अगर हम इस डायग्राम से देखते हैं तो जैसे ही यहाँ पर जो स्विच है हमारे पास, इस स्विच को, इस की को जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो इस सोर्स की वजह से यहाँ पर करंट पास होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा इसमें, तो करंट क्या होगा, इसके इर्द गिर्द एक फील्ड बनेगा, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड के बनने की वजह से, या फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनल को मैंने अपोजिट बनाया है, तो ये एक कन्वेंशनल बात है, ये एक सिर्फ डायरेक्शन की हम बात करते हैं करंट की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर एक टर्मिनल है, वहाँ पर दूसरे है, तो इससे सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन जब भी इंड्यूसमेंट होगी वो हमेशा उस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा इस पे जो है डायरेक्शन अपोज होगा, अपोजिशन करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम सोर्स देंगे, यहाँ पर हमें पता है कि फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड की वजह से इस कॉइल में इंड्यूसमेंट होना,
इस कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूसमेंट होना, जिससे ये डिफ्लेक्शन करता है। गैल्वानोमीटर जब डिफ्लेक्ट होगा मींस यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो चुकी है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो चुका है, करंट इंड्यूस्ड हो चुका है। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह है, हम एक चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं रियोस्टेट। ये हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट को हम एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको हम एज अ वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ करते हैं कि ये सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। जैसे कि हम पढ़ चुके थे कि इस रियोस्टेट के हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, ए बी सी। 2 टर्मिनल्स फिक्स्ड थे, जो थर्ड टर्मिनल था सी, उसको हम कहते थे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। जो स्लाइडिंग टर्मिनल था मींस जो स्लाइड हो रहा था, जिसमें मूवमेंट हो रही थी, तो उसको मूवमेंट की वजह से हम क्या करते थे कि रेजिस्टेंस को वेरी कर देते थे। रेजिस्टेंस को वेरी करने से करंट चेंज होता है, इसको वेरी करने से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ये टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर मकसद रियोस्टेट का ये है कि इस रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इसी रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के इंक्रीज या डिक्रीज करने से फर्क पड़ता है करंट पे, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। तो यहाँ पर रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस को वेरी करता है। रेजिस्टेंस को अगर इसने डिक्रीज किया तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम से कम फ्लो होगा। रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना, इंक्रीज होना बाय द प्रोसेस रियोस्टेट, बाय द डिवाइस रियोस्टेट, इससे करंट पे फर्क पड़ता है। करंट का इंक्रीज डिक्रीज होना मींस फ्लक्स का चेंज करना। फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो उससे भी हमारे पास इंड्यूसमेंट होती है। तो इस रियोस्टेट का यहाँ पर मकसद ये है कि रेजिस्टेंस के चेंज करने से करंट चेंज होगा, जिस वजह से फ्लक्स चेंज होता है। तो हमने ये चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट टॉपिक में। फेराडे लॉ में हमने ये कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड आता है इट इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ लूप्स चेंज इन फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे कि विद टाइम फ्लक्स जितना चेंज होगा ईएमएफ भी उतना ही इंड्यूस्ड होगा। जहाँ पर n क्या शो कर रहा है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को, कॉइल की तादाद जितने ज़्यादा होंगे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो गए। कॉइल की तादाद कम होगी हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है। अब यहाँ पर इस रिलेशन को देखकर हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूसमेंट होना, प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूसमेंट होना। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, चूंकि ये सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के या इस पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल पे, सेकेंडरी कॉइल पे, हम कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IP के। मीन्स द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, change in flux in secondary coil, it depends upon, it is directly proportional to the current in primary coil। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कॉइल में जब हम रियोस्टेट यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना डिक्रीज होना, ये मैं बता चुका हूँ कि इससे करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। करंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से फ्लक्स पे डिपेंड करता है। करंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो इंड्यूसमेंट हो रही है उस पे फर्क होता है। तो यहाँ पर जितना करंट ज़्यादा होगा इंड्यूसमेंट लाजमी बात है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम ये कर रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी सर्किट में जो करंट है वो करंट
जितना ज़्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूसमेंट पैदा हो रही है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, वो भी ज़्यादा होगा। तो मकसद बताने का कि ये दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइमरी सर्किट में करंट, सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स या चेंज इन फ्लक्स है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये डिपेंड डायरेक्ट रिलेशन, इसको ख़त्म जब भी करते हैं तो इसका मेथड ये है कि एक इक्वल लगाया जाता है और एक कांस्टेंट। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज हो रहा है m, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है m, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तो ये डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में रेट, वक्त के साथ करंट जितना चेंज होगा प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में उतनी ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, इंड्यूसमेंट मिलेगी, ईएमएफ मिलेगा। तो जब करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में आपको इंड्यूसमेंट होगी। अगर करंट चेंज ना हो तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। सेकेंड पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स पे कि अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, इनकी तादाद कम हो, सेकेंडरी में इंड्यूसमेंट जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो उतना ही कम होगा। नंबर ऑफ टर्न्स जितने कम होंगे, इसका मतलब है कि फील्ड भी उतना ही कम होगा या वीक होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जितने ज़्यादा होंगे, फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उतना ही ज़्यादा। थर्ड पॉइंट कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है कॉइल का। कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यही पॉइंट हम रेजिस्टिविटी में भी पढ़ चुके थे कि जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स रिलेशन में है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स अगर कॉइल कमज़ोर हो, कॉइल वीक हो, कॉइल इतना बेटर, इतनी अच्छी क्वालिटी वाली ना हो, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये भी है कि अगर उस कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मीन्स उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो जितनी ज़्यादा होगी इसकी थिकनेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। रेजिस्टेंस जितना कम होगा, करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास होगा, जिस वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूसमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। मींस जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो मैक्सिमम होगी। फोर्थ, क्लोजनेस ऑफ कॉइल। कॉइल कितना क्लोज है, कि ये जो प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी है, ये कितने क्लोज है। ये जितने क्लोज होंगे उतना ही जल्दी ये फील्ड यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, जिस वजह से इस कॉइल में इंड्यूसमेंट होगी और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये कॉइल जितना दूर होगा, जितना फार अवे होगा, इस फील्ड को इस कॉइल में आने के लिए, इसमें इंड्यूसमेंट करने के लिए उतने ही मुश्किलात होंगे। तो ये वो पॉइंट्स है, चार चीज़ें जिस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब इसी पॉइंट को देखकर हम फाइंड करते हैं फ्लक्स को। मकसद बताने का यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला प्रूव करना है। तो यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू MIP, NS मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड होगा। ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बना है फ्लक्स के लिए। अब क्या करना है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फैराडे लॉ में कि जो इंड्यूसमेंट हो रही है उसमें हम सिंपल जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू।
तो EMF इज इक्वल टू माइनस NS चेंज बाय चेंज इन T, हमने एज इट इज लिखा। एक ये जो फाई S है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो है MIP डिवाइडेड बाय NS। अब इस इक्वेशन में कुछ कैंसिल होंगे, NS कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा इक्वेशन, ES इज इक्वल टू माइनस चेंज इन IP M बाय चेंज इन T। ये इक्वेशन हमारे पास बना है कैंसलेशन के बाद कि चेंज इन IP M डिवाइडेड बाय चेंज इन T। अब इस इक्वेशन से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को आसानी से मालूम कर सकते हैं। चेंज इन टाइम डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। IP चेंज इन IP मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस एज इट इज, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ M रह जाएगा। ये है हमारे पास इक्वेशन म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, कि जो हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं उसमें जो कांस्टेंट यूज होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, ES बाय चेंज इन IP, या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी ला सकते हैं डायरेक्ट। अगर इस चेंज इन T को अगर हम डिवाइड के नीचे ले आएंगे तो इस यहाँ पर ये उसको हम इसी तरह लिख सकते हैं। एक मेथड ये है, एक मेथड इसका ये है कि अगर हमें M चाहिए तो ES उसी तरह चेंज इन IP बाय चेंज इन टाइम डायरेक्ट इस तरफ आकर डिवाइड होगा, तो तब भी IP बाय चेंज इन T को हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास इसका फार्मूला है, ES बाय चेंज इन IP डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। लास्ट पॉइंट, इसका यूनिट क्या है। इस म्यूचुअल इंडक्शन का जो यूनिट है वो है हमारे पास हेनरी, जिसको हम लिखते हैं H से। अगर इसी फार्मूले को हम बाय यूनिट डिस्क्राइब कर ले तो M मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम H से ज़ाहिर करते हैं। E मीन्स EMF, जिसको हम वोल्ट से ज़ाहिर करते हैं। I मीन्स करंट, जिसको हम एम्पेयर से ज़ाहिर करते हैं। टाइम मीन्स सेकंड, सेकंड को अगर हम ऊपर ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पर सेकंड। तो ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ यूनिट है, तो इससे भी हम इसको यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेकंड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन यही पार्ट है, अगर हम सिर्फ एक कॉइल को यहाँ पर देख ले, उस एक कॉइल को, इस एक प्राइमरी कॉइल को यहाँ पर हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सिंपल आसान मेथड है। या फिर हम कहते हैं कि कॉइल है, इस कॉइल को हम कनेक्ट करते हैं किस चीज़ से, एक स्विच है, एक हमारे पास सोर्स है और यह साथ में एक रियोस्टेट है हमारे पास। तो इससे क्या होगा हमारे पास कि इसमें जैसे ही, या फिर इसको आप इस फॉर्म में लिख ले कि कोई भी एक अगर आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल हो, उसके ऊपर हम कोई भी वायर लपेट ले, कोई तार लपेट, जिसको हम कहते हैं वाइंड करना, वाउंड करना, उस चीज़ को भी हम कहते हैं कि अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो उसके ऊपर हम कोई भी कॉइल तार लपेटते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कॉइल को। इस कॉइल को हम कनेक्ट करते हैं एक स्विच से, एक सोर्स ऑफ EMF से, और यहाँ पर एक हमारे पास होता है रियोस्टेट। एक रियोस्टेट हमारे पास, ये रियोस्टेट है, ये सोर्स है हमारे पास जो हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर। ये हमारे पास की है, जिसको हम की भी कहते हैं, स्विच भी कहते हैं। इसी चीज़ को आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास की या स्विच है, ये सोर्स है वोल्टेज, और ये हमारे पास क्या है, रियोस्टेट है। तो अब इसी में एक कॉइल हम बात करते हैं। एक कॉइल का ये मतलब है
कि सेल्फ मींस इसी कॉइल में जो खुद ब खुद इंड्यूसमेंट होती है उसको हम सेल्फ इंड्यूसमेंट कहते हैं। कि जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो इसमें करंट को पाथ मिल जाती है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही करंट को पाथ मिलेगा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो होता है हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस फील्ड में क्या होता है, जैसे ही फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस फील्ड की वजह से क्या होता है, इसका करंट चेंज होता है। जब करंट चेंज होगा तो इसमें हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स मींस यहाँ पर जो फ्लो है, करंट का जो फ्लो है, मैग्नेटिक लाइंस का जो फ्लो है, उस फ्लो का चेंज होना, उसको कहते हैं यहाँ पर फ्लक्स का चेंज होना। जैसे ही फ्लक्स होता है तो हमें पता है कि इसमें इंड्यूसमेंट होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इस कॉइल में खुद ब खुद जो इंड्यूसमेंट होती है। सेकंड पॉइंट, आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। इसी कॉइल को मैं इस डायग्राम में इसी तरह डिफाइन करता हो कि अगर आप कॉइल क्लोज करते हो स्विच को तो करंट फ्लो होगा, जिससे इसके इर्द गिर्द फील्ड बनेगा। फील्ड के जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये पढ़ा है कि जैसे ही करंट को हम चेंज करते जाते हैं, करंट के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। जैसे कि यहाँ पर साथ वाले कॉइल में हमने ये काम किया, यहाँ पर उसी कॉइल में, यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल है उसी प्राइमरी कॉइल को हम बेसिकली कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि ये खुद ब खुद भी इंड्यूसमेंट कर सकता है। या फिर हमने रियोस्टेट यूज़ किया है। रियोस्टेट की यूज़ किया है बिल्कुल वही पॉइंट्स है कि रियोस्टेट का मतलब है रेजिस्टेंस का चेंज करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। रेजिस्टेंस के चेंज करने से करंट चेंज होगा। करंट का चेंज होना मींस फ्लक्स। करंट जैसे ही चेंज होता है इसका यह मतलब है कि फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो हमारे पास, हमें पता है कि इंड्यूसमेंट होती है ईएमएफ। इसी सर्किट में, इसी कॉइल में इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ, खुद ब खुद इंड्यूस्ड होता है। उसको हम कहते हैं ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या अगर करंट, इंड्यूस्ड करंट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक ही नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है कि इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे, ईएमएफ उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा। ये इस कॉइल के साइज और शेप पे डिपेंड करता है कि इस कॉइल का साइज या शेप कितना है। साइज या शेप को आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं। टाइप ऑफ मटेरियल ऑन विच कॉइल इज वाउंड, कॉइल इज वाउंड, कि जो कॉइल आप यूज कर रहे हो, टाइप ऑफ मटेरियल ऑन विच कॉइल इज वाउंड। जैसे कि ये जो हमारे पास है, ये क्या है, कौन सा मटेरियल है, किस टाइप का मटेरियल है, इस पे ये डिपेंड करता है कि जिसके ऊपर हमने ये कॉइल को वाउंड किया है, इस तार को हमने इसके ऊपर लपेटा गया है, ये चीज़ इसका मटेरियल क्या है, इस पे ये डिपेंड करता है। मटेरियल जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जो प्रोसेस हम करना चाह रहे हैं वो इजीली होगा। ये जो सेल्फ इंडक्शन है, इसका जो इक्वेशंस है वो बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे ही फ्लक्स, करंट के चेंज होने से जो फ्लक्स चेंज होता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हमने ये कहा कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो नेगेटिव रेट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, रेट ऑफ मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। वही पॉइंट्स यहाँ पर भी है, क्योंकि चूंकि जो इंडक्शन प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है,
यहाँ पर भी बिल्कुल वही वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक कॉइल को लेते हो उसी को फिर हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है या जो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स है वो डिपेंड करता है करंट पर। अब यहाँ पर ना ही हमने सेकेंडरी यूज किया है ना ही प्राइमरी यूज किया है, क्योंकि हम एक ही कॉइल में जो इंड्यूसमेंट खुद होती है जिसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, तो ये एक ही कॉइल है। तो यहाँ पर भी करंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि रियोस्टेट से रेजिस्टेंस वेरी करता है, जिस वजह से करंट वेरी करेगा, करंट चेंज करेगा। करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, ये इस पे डिपेंड करता है। हम ऑलरेडी यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही ये रिलेशन है वहाँ पर भी उसी तरह था कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम जब ख़त्म करते हैं हम एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट m था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर कांस्टेंट है हमारे पास L, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। L से ज़ाहिर होता है सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसी तरह ये यहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ यह डायग्राम से कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो स्टेप्स अब वहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया, फाइंड किया म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। यही काम यहाँ पर हम करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। तो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर कैसे बनेगा कि हमें L चाहिए। L हम किस तरह मालूम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर स्टेप था, हमें क्या मिला, M था। अब M को मालूम करने के लिए हमने क्या किया, फ्लक्स मालूम किया, फिर फ्लक्स को हमने फैराडे लॉ में पुट किया। यहाँ पर भी सेम उसी तरह है कि सबसे पहले हमें फ्लक्स चाहिए, जिससे Li, ये जो हमारे पास N है ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इस फ्लक्स को हम पुट करते हैं किस चीज़ में, जो हमारे पास फैराडे लॉ का इक्वेशन है, इसमें जो हमारे पास फाई है उसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन चेंज बाई चेंज इन टी एज इट इज। जो चेंज इन फ्लक्स है, जैसे कि यहाँ पर था, उस फ्लक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं, इसको हम चेंज इन फ्लक्स से भी लिख सकते हैं, फ्लक्स भी लिख सकते हैं, या हम अगर चेंज इन फ्लक्स लिखेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपके लिए सूटेबल हो, इजी हो, आप इसको उसी तरह पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर n चेंज इन बाई टी उसी तरह है। चेंज इन फ्लक्स की जगह जब हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि करंट को भी आपने चेंज में लिखना होगा। अगर यहाँ पर आप चेंज में नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर जो चेंज फिर आप पुट करेंगे, अगर इसको आप इस फॉर्म में लिखते हो फाई आई, तो फिर आपको डेल्टा इसी तरह लिखना होगा। जो फाई है, फाई की जगह जब आप ये पुट करते हो तब भी आपके पास वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, तब भी इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज करंट के साथ ही हम लिखेंगे। तो इस तरह आपके लिए ईजी हो, या अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो तब भी आपके लिए वो ईजी होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखा है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं होगा, चूंकि n उसी तरह है। चेंज इन फाई, चेंज इन फाई हमने नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि चेंज इन फाई की जगह यहाँ पर हम L चेंज इन आई बाई n लिखेंगे। इससे क्या होगा, जैसे कि इस इक्वेशन में n और n कैंसिल हो गए थे, यहाँ पर भी n और n कैंसिल हो गए थे, तो इक्वेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस L चेंज इन I बाई चेंज इन T। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन ये बना है। इसी तरह जब यहाँ पर इक्वेशन बना था तो हमने कहा था कि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, जिस वजह से इस टर्म को हम उस तरफ ले गए डिवाइड पे। यहाँ पर भी हमें चाहिए L, तो जिस वजह से चेंज इन बाई चेंज इन T जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये इक्वल के इस तरफ होंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे,
E divided by change in by change in T minus as it is equal to L। ये है हमारे पास फार्मूला किस चीज़ के लिए? सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। तो ये था हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको भी हम किस चीज़ में लिखते हैं? उसको भी यूनिट है हेनरी। इसको भी हम किस चीज़ में लिखते हैं? एच में लिखते हैं, हेनरी में लिखते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मींस एक कॉइल की वजह से दूसरे साथ वाले कॉइल में इंड्यूसमेंट करना बाय यूजिंग रियोस्टेट। रियोस्टेट मींस वो रेजिस्टेंस को वेरी करेगा, जिस वजह से करंट वेरी होगा। करंट के वेरी होने से फ्लक्स चेंज होता है। जब फ्लक्स चेंज हो जाता है तो इंड्यूसमेंट होगी। इसी में एक कॉइल की वजह से साथ वाला कॉइल, अगर उसी एक कॉइल को हम ले ले उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। कि अगर इसी कॉइल में रियोस्टेट की वजह से रेजिस्टेंस का इंक्रीज या डिक्रीज होना, जिस वजह से करंट चेंज होता है, करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, जिस वजह से इसी कॉइल में खुद ब खुद जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को हम जाहिर करते हैं एम से, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। सेल्फ को हम एल से जाहिर करते हैं, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। जो इक्वेशन इसके लिए था सेम उसी के लिए है। फ़र्क ये है यहाँ पर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर एक ही कॉइल है तो कोई नेम को रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एम की जगह हम एल यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब सो आपको ये काफ़ी समझ आ गया होगा। You will be enjoying these lectures very well. Thank you. Allah Hafiz.